गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं दिल्ली सल्तनत का चैप्टर, जो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का हमारा टॉपिक था। आज उस पर पार्ट सेकंड यानी कि दूसरी वीडियो है अलाउद्दीन खिलजी की। ये टॉपिक कंप्लीट करना है आज। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसमें हमने पहले क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के जो विद्रोह हुए थे और विद्रोह को दबाने में उन्होंने कौन कौन से कानून बनाए थे, कौन कौन सी दमनकारी नीति अपनाई थी, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्य हुए, प्रशासनिक सुधार हुए हैं या बाजार नियंत्रण व्यवस्था ना, इसको डीपली पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सुधार कार्य विभागों की स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 विभाग तो पहले ही चले हुए थे और एक नए विभाग की स्थापना की थी, जैसे एक दीवाने विजारत या दीवाने रसालत या दीवाने इंशा और एक था दीवाने रियासत। इस विभाग की नई स्थापना की थी। तो 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। फर्स्ट क्या है? दीवाने विजारत। दीवाने विजारत क्या था? उस टाइम पर जैसे एक वजीर का मुख्यालय होता है, वजीर कहिए या पुरोहित कह सकते हैं या प्रधानमंत्री, यानी कि जो उनको सलाह देने के लिए एक विशेष पद होता था, उसको वजीर कहते थे। तो दीवाने विजारत ये वित्त विभाग, प्रशासनिक और सैन्य सहायता या सैन्य सलाह देने के लिए एक विभाग हुआ करता था। और जिसके प्रमुख यानी कि इसके जो मुखिया होंगे कौन थे? वजीर। वजीर के पद पर किसको तैनात किया था? ये पूछा गया कि उनका क्रम सबसे पहले किसको तैनाती दी गई थी, यानी कि जो डिप्लॉय किया गया था, और सबसे लास्ट में कौन हुआ है? तो एक वजीर का पद था और ये सर्वोच्च विभाग था। सभी विभागों में सबसे ऊपर किसका स्थान था? दीवाने विजारत का स्थान। सुल्तान का सबसे निकटतम सहयोगी, सबसे निकटतम, ये कह सकते हैं कि सुल्तान की अनुपस्थिति में दरबार की जो कार्यवाहियाँ, गतिविधियाँ, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वजीर का महत्वपूर्ण ये एक कार्य था। तो सुल्तान का निकटतम सहयोगी। बर्नी, इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, किताब एक लिखी है तारीख़ फिरोज शाही। उसमें लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजस्व का कार्य व्यर्थ है। हम राजस्व कलेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर वजीर का पद ये बुद्धिमान नहीं हुआ, यानी कि वजीर का बुद्धिमान होना अनिवार्य है। और इस पद पर जो सबसे पहले नियुक्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ख्वाजा खातिर की नियुक्ति, ख्वाजा खातिर। और उसके बाद में नुसरत खान है। नुसरत खान एक विद्रोह भी, जब गुजरात को ये अभियान पर गए थे, वहाँ पर एक नए मुसलमानों का विद्रोह हुआ था, ये इसमें वही नुसरत खान है। और एक सबसे बाद में जो की गई नियुक्ति मलिक काफूर की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। मलिक काफूर, ये इसके 3 अलाउद्दीन खिलजी के वजीर रह चुके हैं। कौन कौन से एक बार फिर से देखिएगा? ख्वाजा खातिर, नुसरत खां या मलिक काफूर। दूसरा एक विभाग था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज वैसे तो पहले से ही लागू था, पहले से ही चलन में था। आरिज बोलते हैं सैन्य विभाग को। तो ये क्या था? एक सैन्य विभाग। हालांकि दीवाने विजारत के पास भी सैन्य कार्य हुआ करते थे, प्रशासनिक कार्य, वित्त कार्य या फिर सेना के कार्य भी हुआ करते थे सैन्य। लेकिन ये तो सेना को कि कहाँ पर तैनात करनी है, कहाँ पर भेजना है किसी फौज को, ये कार्य तो वजीर करता था। लेकिन ये जो सैन्य विभाग था, नए सैनिकों की भर्ती करना, उनका वेतन देना या उनका रख रखाव रखना, लेखा जोखा, वो कौन रखता था? दीवाने आरिज। एक ये विभाग था दीवाने आरिज, यानी कि सैन्य विभाग से संबंधित है। इसके पदाधिकारी क्या कहलाते थे? आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक जो बड़ा पदाधिकारी था, यानी कि सैन्य विभाग का बड़ा पदाधिकारी दीवाने आरिज का आरिज ए मुमालिक या आरिज ए मामलिक भी कह सकते हैं। तीसरा विभाग दीवाने इंशा। दीवाने इंशा का जो विभाग था ये शाही सचिवालय, जिसमें लेखा जोखा रखते थे, यानी कि यहाँ से ये प्रशासनिक कार्य हो जाता है। दीवाने इंशा शाही सचिवालय, और इसके अधिकारी को बोलते थे दीवाने मुमालिक। देखिए दीवाने मुमालिक ये किसका प्रमुख था? सचिवालय का। और सचिवालय का नाम क्या था? दीवाने इंशा। नेक्स्ट देखते हैं दीवाने रसालत। ये विदेश विभाग था, यानी कि जैसे फॉरेन अफेयर्स होता है या विदेश मंत्री। दीवाने रसालत, विदेश से कोई भी आगंतुक आएंगे वो किससे मिलेंगे? दीवाने रसालत से। या हमें आयात निर्यात करनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीज़ों को, या कोई वस्तु बेचनी है या खरीदनी है, वो सभी किसके अधीन होती थी? दीवाने रसालत मंत्रालय के, यानी कि विभाग के अधीन होती थी। नेक्स्ट दीवाने रियासत। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब तक के जो 4 विभाग थे ये तो पहले से ही चलन में थे, यानी कि ये सल्तनत काल में ये पूर्व चलन में थे।
और अलाउद्दीन ने किसकी स्थापना की? दीवाने रियासत की स्थापना की। इसका कार्य क्या था? बाजार नियंत्रण पर ये बाजार पर नियंत्रण करना। जैसे मंडी एक वो पढ़ेंगे विभाग, यानी कि उसमें 4 प्रकार की मंडियाँ बाजार लगते थे, ये बाजारों पर नियंत्रण लगाता था। इसके एक अधिकारी थे, फिर जैसे ये रियासत हुआ, मुनियात या बरीद, ये इसके सहायक हुआ करते थे। तो दीवाने रियासत किससे संबंधित है? बाजार पर नियंत्रण के लिए। और दीवाने इंसा क्या था? विदेश मंत्रालय या सचिवालय, दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय, और दीवाने विजारत ये वजीर का मंत्रालय, दीवाने आरिज सैन्य विभाग था। ये पांचों अलग अलग हैं। इसमें अगर कहें तो स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी? 5 विभाग की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। न्याय विभाग, जुडिशरी सिस्टम। न्याय विभाग, सुल्तान का जो न्यायालय था ये सर्वोपरि था, इसके अधीन न्यायालय हुआ करते थे। लेकिन अंतिम रूप से जो हम अपील करेंगे, अपीलेट जो कोर्ट थी वो सुल्तान की हुआ करती थी। इसके अधीन कार्य जो करते थे सदर ए जहां और काजी उल कुजात, और इसके सहायता के लिए कुछ छोटे काजी हुआ करते थे, उनकी भी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे। यानी कि मुफ्ती, काजी उल कुजात और एक सदर ए जहां, ये क्या था? जुडिशरी सिस्टम या न्याय विभाग से बने हुए पद थे। और सबसे ऊपर सुल्तान का न्यायालय था, यानी कि अंतिम फरियाद, अंतिम जो हम अपील करेंगे वो सुल्तान के न्यायालय में। कहिए कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट जैसे होता है एपेक्स कोर्ट, तो इसे हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, सुल्तान का न्यायालय। और ये एलाइड थे, ये इसके अधीनस्थ न्यायालय थे। उनमें पदाधिकारी कौन थे? सदर ए जहां, काजी उल कुजात या काजी या फिर मुफ्ती। मुफ्ती उनकी सहायता के लिए होते थे, क्योंकि जो कुरान या हदीस के नियम लागू थे ये उनको एक्सप्लेन करते थे, यानी कि व्याख्या करने के लिए किस अपराधी को कौन सी सजा दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट, पुलिस और गुप्तचर विभाग। पुलिस विभाग और गुप्तचरी, है ना। पुलिस विभाग का जो पुलिस विभाग का जो बड़ा पदाधिकारी होता था कोतवाल सबसे प्रमुख अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए फिर मोहतसिब होते थे। मोहतसिब किसके सहायक थे? ये कोतवाल के सहायक थे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सदाचार के नियमों का पालन नहीं करेगा या कोई अपराध करेगा तो उसकी ये किससे करते? शिकायत कोतवाल से। समझिए कि छोटे पदाधिकारी थे पुलिस के, और बड़ा पदाधिकारी कोतवाल। आज भी जैसे थाने में होती है कोतवाल, जिसके अधीन कुछ चौकियाँ होंगी। एक थाना होता है, एक कोतवाली, तो कोतवाली के अधीन अनेक चौकियाँ होती हैं, और जो थाना होता है उसके अधीन चौकियाँ नहीं होती। खैर, बरीद ए मुमालिक एक ये पद था किससे? खुफिया से, यानी कि स्पाइसी सिस्टम से। गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक, इसके जो पदाधिकारी थे बरीद कहलाते या दीवाने बरीद कह सकते हैं। इसकी सहायता के लिए मुनहियन और बरीद, ये क्या थे? इसके एलाइड थे, गुप्तचर विभाग के ये सहायक हुआ करते थे। ये भी गुप्तचरी करते थे, यानी कि कोई व्यक्ति अगर वस्तुओं को बेचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उच्च दाम में बेचता है और व्यापारी ने वस्तुएं कहाँ से खरीदी हैं, वो इन सब चीज़ों की जानकारी इसे बरीद मुमालिक यानी गुप्तचर विभाग को सौंपता था। नेक्स्ट, एक डाक व्यवस्था पढ़ेंगे। देखना, डाक का मतलब ये नहीं कि जो आज पोस्टल विभाग होता है इस टाइप से। डाक चौकियाँ बनती थी, जो बड़े हाईवे होते थे उन पर चौकियाँ बनाई जाती थी। वहाँ पर क्या था कि जो गुप्तचर हैं वो एक चौकी से दूसरी चौकी तक, और उनके सवारी एक अस्पा और 2 अस्पा भी आता है, यानी कि जिसके अधीन एक घोड़ा होता था सैन्य, वो तो एक अस्पा बोलते हैं घोड़े को, शायद ये अरेबिक लैंग्वेज में है। अस्पा का मीनिंग घोड़ा, हॉर्स। तो एक अस्पा और 2 अस्पा। डाक व्यवस्था क्या थी? गुप्तचर व्यवस्था को विकसित करने के लिए, इससे स्पाई सिस्टम जो जासूसी विभाग था उसमें विकास होता है। नेक्स्ट, सैन्य सुधार, जो इन्होंने सुधार रिफॉर्म किए थे सैन्य विभाग में। ये क्या था? एक तो स्थायी केंद्रीकृत सेना बनाई थी। अलाउद्दीन स्थायी केंद्रीकृत सेना बनाने वाला ये प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। अब तक किसी सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था। और इसी में जो सैनिक थे, जो घुड़सवार थे, कैलेवरी, यानी कि 4,75,000, 4.75 लाख, 4,75,000 तो घुड़सवार थे। इसके अलावा पैदल सैनिक भी थे, और वहाँ पर हाथियों की भी सेना का ये उल्लेख मिलता है वैसे। और एक शब्द आएगा तुमन किसे कहते हैं? 10,000 सैनिक टुकड़ी को, जो ट्रूप बनेगी जिसमें कितने होंगे? 10,000 सैनिक। मोस्टली उसमें घुड़सवारी हुआ करते थे, तो 10,000 की सैन्य टुकड़ी को एक तुमन कहते हैं। जैसे आज की डेट में हम कंपनी बोलते हैं, सैनिक टुकड़ी या ट्रूप या कंपनी बुलाएगी।
हुलिया प्रथा, दाग प्रथा, इनको भी जानिए। क्वेश्चन आता है कि हुलिया प्रथा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग प्रथा क्या थी, किसने शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हुलिया प्रथा क्या था कि जो घोड़ा और उस पर सवार रहते थे कुछ सैनिक थे, उनका हुलिया लिखा जाता था, यानी कि घोड़े का रंग कैसा है, घोड़े की आंखों का रंग कैसा है ना, पूंछ की लंबाई कितनी है, वो सब किसमें? हुलिया प्रथा में लिखते हैं। तो ये दीवाने आरिज के अधीन हुआ करता था। दीवाने आरिज क्या था? सैन्य विभाग का एक प्रमुख था दीवाने आरिज, है ना। यहाँ पर हमने डिस्कस अभी किया है सैन्य विभाग। तो ये भी जैसे सेना में भर्ती होंगे, हुलिया प्रथा, हुलिया लिखते थे। दूसरा एक दाग प्रथा क्या थी कि घोड़ों को वो दागते थे, है ना, किसी चिन्ह को, घोड़े को चिन्हित करने के लिए उसको लोहे आग में गर्म करके और घोड़ों को दागते थे ताकि वो चिन्ह प्रकट हो जाए। वहाँ पर लोग ऐसा करने लगे थे कि जिस सैनिक पद की जिस पर नियुक्ति होती थी वहाँ पर घोड़ा तो उन्होंने दिखा दिया प्रारंभ में, लेकिन बाद में घोड़े को चेंज कर दिया करते थे। पहले ये बड़ा घोड़ा दिखाया, बाद में फिर छोटे या जो ये युद्ध के काबिल नहीं होते थे उन घोड़ों को शामिल कर लिया करते थे। उस पर अंकुश पाने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए एक दाग प्रथा लाई गई, यानी कि घोड़ों को दागा जाएगा। वो दागा हुआ घोड़ा ही डेली वहाँ पर लाया जाएगा सैन्य विभाग में। तो घोड़ों को चिन्हित करने के लिए एक दाग प्रथा चलाई थी। हालांकि उतना डीपली नहीं पूछा गया, एग्जाम में बस क्वेश्चन आया है कि दाग प्रथा और हुलिया प्रथा ये शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से विभाग में थी? सैन्य विभाग में। तो आप ये नोट कर लीजिए। अभी जो करेंगे फिर बाजार नियंत्रण व्यवस्था पर कि जो मंडी व्यवस्था थी वो क्या थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए आप। चलिए समझते हैं आर्थिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार क्या किए थे? इकोनॉमिकल रिफॉर्म। उसने दो प्रकार के सुधार किए थे, एक तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था और एक लैंड रिफॉर्म, भू राजस्व सुधार। ये ऐसा क्यों किया था? क्योंकि अपनी जनता, अपनी प्रजा का वो हित चाहता था, प्रजा को राहत पहुंचाने का ये मुख्य लक्ष्य था। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था में क्या है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एक तो बुक लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। अमीर खुसरो ने किताब लिखी है, इब्न बतूता ने लिखी है और इसामी ने लिखी है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में किताबुल रहला तुगलक वंश में पढ़ी जाएगी बुक, किताबुल रहला में इसकी जानकारी दी है। अमीर खुसरो ने जानकारी दी है खजाउनल फतू, इसमें एक आर्थिक जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार इसामी की पुस्तक का नाम फतुहात उस सलातीन। ये हमारे पास 4 ग्रंथ हैं, यानी कि इन टेक्स्ट से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि आर्थिक सुधार क्या किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान रियासत एक नया विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो बाजार पर नियंत्रण करता था, यानी कि कंट्रोलिंग इसके पास पावर थी। दीवान रियासत के अधीन, इसके अधीन प्रमुख जो अधिकारी था इसका, याकूब की नियुक्ति की गई है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि दीवान रियासत किसको बनाया गया था? सबसे पहले इसका सदर यानी कि मुखिया या हेड कहिए, तो ये याकूब को बनाया गया था। और इसकी सहायता के लिए अन्य पदाधिकारी होते थे, एक तो सहनाए मंडी या सहनाए बाजार, और दूसरा एक मलिक कबूल। इस सहनाए मंडी यानी कि मंडी का जो अधीक्षक था, सुपरिंटेंडेंट, ये किसको नियुक्त किया गया था? मलिक कबूल को नियुक्त किया गया था। याकूब और मलिक कबूल दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। बाजार 4 प्रकार के होते थे, कौन कौन से? एक तो गल्ला बाजार या अनाज बाजार या मंडी बाजार भी कह सकते हैं। गल्ला बाजार, सराय अदल, तीसरा था घोड़े, दास और मवेशियों का बाजार, और नंबर 4 सामान्य बाजार। तो इनके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। गल्ला बाजार, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले गल्ला बाजार के बारे में या मंडी व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं। गल्ला बाजार से संबंधित जो एक्ट्स बने थे यानी कि अधिनियम, वो कितने थे? 8। किस अधिनियम में क्या बात लिखी गई थी उनके बारे में देखते हैं। नंबर 1, जो पहला अधिनियम था, पहला अधिनियम जफ्ती अधिनियम। इसका नाम क्या था? जफ्ती अधिनियम या जफ्ती एक्ट। वस्तुओं के भाव से संबंधित था। जैसे रेट लिस्ट जारी होती है, आज भी जो मंडी समिति बनी है उसमें हर वस्तु की जो भी वहाँ पर बिक्री होगी मंडी की, उसमें वस्तुओं के दाम होंगे लिखित। जैसे नगर के अध्यक्ष होते हैं, मंडी समिति के SDM साहब होते हैं, तो उनके सिग्नेचर भी होते हैं। खैर, ऐसे ही जफ्ती अधिनियम वस्तुओं के भाव से संबंधित था। जो भी वस्तु मंडी में बेची जाएगी उसका भाव पहले निश्चित किया जाता था और वो सैंक्शन यानी कि एक प्रमाणिकता रखता था।
इसमें दिया गया कुछ वस्तुओं के दाम। गेहूं का दाम 7.5 जीतल प्रति मन, मन या मन है ना, अणे भी बना सकते हैं, 7.5 जीतल। एक मन किसके बराबर होता था? एक मन बराबर 28 सेर। हालांकि यह सेर यूनिट अब नहीं है, जैसे लगभग आधी किलो को एक सेर बोलते हैं, है ना। 2 सेर 1 किलो का होता है। आज की डेट में ये मात्रक नहीं है, ना तो मन है ना सेर है। फिर भी 7.5 जीतल प्रति मन, ये जीतल मुद्रा है ना, जो पहले से चली गई थी। जौ का दाम कितना था? 4 जीतल प्रति मन। ऐसे ही चने का दाम कितना था? 5 जीतल प्रति मन। और ऐसे इसमें उड़द का दिया है 5 जीतल प्रति मन। चना और उड़द का दाम लगभग समान था, 5 जीतल प्रति मन, यानी कि 5 रुपये किलो कह सकते हैं उस टाइम के। तो ये मन या सेर जो यूनिट है ये अब लागू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्ट, दूसरा अधिनियम किससे संबंधित था? सहनाई मंडी। सहनाई मंडी यानी कि जो बाजार का अधीक्षक होता था, उसके लिए किसको निर्धारित किया गया? मलिक कबूल को निर्धारित किया, यानी कि नियुक्त किया। और इसे कुछ अधिकार दिए गए, राइट्स दिए गए कि इसके अंडर में क्या क्या आता है, यानी कि अधीन क्या हो जाएगा इसके। तीसरा एक्ट किससे संबंधित? सरकारी गोदाम में गल्ला एकत्रित करना, सरकारी गोदामों में लाना है। चूँकि अधिनियम बनाए थे कि जो मंडी में सामान बिकेगा वो खलिहानों से खरीदा जाएगा, यानी कि किसानों से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, मुनाफाखोरी इसमें नहीं कर सकते, और किसान भी कहीं और नहीं बेच सकते थे। बल्कि कुछ क्षेत्रों के लिए तो ये निर्धारित किया गया कि वो किसान सारा अपना अनाज वहाँ इसमें मंडी के अधिकारियों को बेचेंगे, जिसमें दोआब का क्षेत्र भी था। और जो वो लगान देंगे, लगान भी वैसे तो नगद रूप में और फसल के रूप में दोनों में दिया जा सकता था। दिल्ली और दोआब के जो आसपास का क्षेत्र पड़ता है, दोआब मीन्स 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा और यमुना के बीच में हमारी वेस्टर्न यूपी वेस्टर्न बेल्ट आ जाएगी, ये क्या था? दोआब। तो अधिनियम नंबर 3 किससे संबंधित है? सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करना। गल्ला यानी कि गेहूं, चना, है ना, जो उड़द, ये इस तरीके से इकट्ठा करना था, कलेक्ट करना था वहाँ। नंबर 4, चौथा अधिनियम, अनाज का परिवहन करना। अनाज को यानी कि गल्ले को एक मंडी से दूसरी मंडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, क्योंकि हर नगर में मंडी हुआ करती थी, या एक नगर में कई मंडी भी हो जाती थी, छोटे छोटे बाजार लगते थे। 5वां अधिनियम है मुनाफाखोरों को दंड से संबंधित। मुनाफाखोरी, कोई भी व्यापारी मुनाफा नहीं कमा सकता था एक्स्ट्रा, उनका मुनाफा भी पहले से ही तय था कि किस वस्तु पर कितना प्रॉफिट या कितना मुनाफा लेना है। अगर कोई अधिक प्रॉफिट लेता उसके लिए पनिशमेंट का इसमें प्रावधान था। आगे नंबर 6 अधिनियम, दोआब और दिल्ली के आसपास में लगान। जो दोआब होगा, यानी कि अभी आपको बताया 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब और दिल्ली के आसपास में लगान फसल के रूप में, नगद के रूप में, वो उनकी इच्छाओं पर निर्धारित था, किसानों की। नंबर 7, 7वां अधिनियम, प्रतिदिन की सूचना सुल्तान के पास पहुंचती थी। देखना, मुहनसिब और एक बरीद हुआ करते थे, इसके पदाधिकारी बरीद क्या करते थे? खुफिया, ये गुप्तचर रूप से सूचनाएं इकट्ठी करके सुल्तान तक पहुंचाते थे कि मंडी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। आगे 8वां अधिनियम, अनाज की राशनिंग से संबंधित। राशन, है ना, किस मंडी में किस रेट से बेचा जाएगा, या कहीं पर पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं आज की डेट में, जैसे राशनिंग होती है ना, पीडीएस की दुकानें होती हैं, सरकारी गल्ले की दुकान, जैसे राशन वहाँ से मिलता है, चीनी गेहूँ वगैरह वो सभी, तो यहाँ से राशनिंग भी होती थी अनाज की, गल्ले की। दूसरा बाजार क्या था? जैसे 4 प्रकार के बाजार थे, तो ये तो क्या हुआ? गल्ला बाजार, है ना, बड़ा बाजार था। और एक सराय अदल, सराय अदल ये किसका बाजार था? कपड़े का बाजार, चीनी का बाजार, जड़ी बूटियाँ और अन्य सामान भी इसमें बेचा जा सकता था। इसमें टोटल कितने अधिनियम एक्ट्स बने थे? ये 5 अधिनियम बने थे। देखना क्वेश्चन है कि गल्ला बाजार में, पहले बाजार में कितने अधिनियम बने थे? 8 अधिनियम। दूसरे बाजार में कितने? 5 अधिनियम। ये संख्या में भी हमें याद रखना है। आगे देखिएगा, तीसरा बाजार था घोड़ों और दासों का बाजार। घोड़े, दास, मवेशी, और इसमें ये बेचे जाते थे, तो इनका भी बाजार था अच्छे दाम के लिए, जैसे 30 से 40 जीतल। और दास भी बेचे जाते थे। इसमें था कि उनके कार्य कुशलता पर आधारित थे, जो स्किल्ड थे, अपने काम में निपुण थे, उनके दाम अधिक हुआ करते थे, 40 से 60 जीतल के। हालांकि इतनी डीपली वो नहीं पढ़ेंगे। तो तीसरा बाजार घोड़ों और दासों से संबंधित। नंबर 4, सामान्य बाजार। इसमें अन्य वस्तुएं मिलती थी इनके अलावा। तो 4 प्रकार के बाजार लगते थे अलाउद्दीन के साम्राज्य में, जो लगभग प्रत्येक नगर में ही लगते थे। इतिहासकार लैंडपुल ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक महान अर्थशास्त्री भी था। तो कमेंट किया लैंडपुल इतिहासकार का कि लैंडपुल ने महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री बताया अलाउद्दीन खिलजी को। और इस प्रकार ये अपनी जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, एक सफल योजना थी, यानी कि जो आज भी चलती है लगभग।
वो इसके अलावा जो और बचता है एक स्थापत्य कला और साहित्यिक विकास क्या हुआ है, इसके बारे में अगली वीडियो बनाएंगे। अभी 2 शासक जो छोटे शासक है वो और बचते हैं, उसमें ऐड कर देंगे वो। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, इससे काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। ओके, थैंक यू।